आज हम लोग पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद की रचना मंत्र। इस कहानी का सारांश के रूप में मैं न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से प्रस्तुति आपके सामने लाया हूँ। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित अनेक कहानियों से चुनी गई एक कहानी मानव मूल्यों की स्थापना का संदेश देती है। मनुष्य अहंकार भाव को प्रधानता देते हुए किस प्रकार इंसानियत की अपेक्षा करता है। आप देखिएगा, जिसको धन दौलत पैसा है वह अपने नशे में चूर हो जाता है और किस प्रकार मानव मूल्यों के परवाह किए बिना वह क्या क्या कर बैठता है। इसको बड़ा ही मार्मिक ढंग से मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी के रूप में प्रस्तुत किया। इस कहानी के मुख्य पात्र एक डॉक्टर चड्डा और दूसरा एक बूढ़ा जो सांप के विष को झाड़ने का मंत्र जानता है। जब ये कहानी लिखी गई थी उस समय डॉक्टर लोग सांप काटने वाला अस्पताल में नहीं जाते थे, मंत्र से झाड़ा जाता था। और पास के एक गांव में अपनी पत्नी के साथ वह बूढ़ा रहता था। बूढ़े के 7 बच्चों में से 6 की मौत एक एक कर हो चुकी थी। वह 7वां भी गंभीर रूप से बीमार हो गया और अपने बीमार बेटे को डोली में सुलाकर वह बूढ़ा डॉक्टर चड्डा की औषधालय में पहुंचता है। उस समय संध्या हो चुकी थी। डॉक्टर चड्डा नित्य की तरह टेनिस खेलने के लिए जाने की तैयारी में लगे थे। बूढ़ा घर के सामने डोली पर बीमार बच्चे को छोड़कर डॉक्टर साहब के घर के दरवाजे पर लगी पर्दा से झांकता है। उसको अंदर प्रवेश करने का हिम्मत भी नहीं है, कहीं कोई डांट न दे। उत्तर अंदर से डॉक्टर की कड़क आवाज आती है, कौन, क्या चाहता है। बूढ़ा गिड़गिड़ाता हुआ विनती करता है, हजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिनों से बीमार है। डॉक्टर साहब घर के अंदर से उत्तर देते हैं, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते हैं। बूढ़ा कहता है, दुहाई हो सरकार, दुहाई, लड़का मर जाए, 4 दिन से आंख न खोली है। डॉक्टर साहब घड़ी देखते हैं, कुल 10 मिनट का समय बाकी है। उन्होंने फिर कहा, कल सवेरे आओ, यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़ा ने अपनी पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी। पगड़ी, यहां पर उसका इज्जत है, उस बूढ़े का, उसने उतार कर वहां चौखट पर रख दिया। हजूर एक निगाह देख ले, बस एक निगाह, लड़का मर जाएगा हुजूर, 7 लड़कों में से यही एक बचा हुआ है, हम रो रो कर ही मर जाएंगे। डॉक्टर साहब ने बूढ़े की बात अनसुनी कर दी। उन्होंने उसकी तरफ देखा तक नहीं और अपनी मोटर की ओर बढ़ने लगे। बूढ़े ने अंतिम प्रयास किया, दया कीजिए हुजूर, दया कीजिए, इस लड़के को छोड़कर इस संसार में मेरा कोई नहीं है। डॉक्टर साहब ने मुंह फेर लिया और अपनी गाड़ी पर बैठ कर बोले, कल आना। डोली जिधर से आई थी उधर चली गई और फिर उसी रात उसका हंसता खेलता लड़का इस संसार से विदा हो जाता है। कई साल बीत गए। डॉक्टर चड्डा की प्रैक्टिस दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ती गई। उन्हें यश भी कमाया और धन भी। डॉक्टर चड्डा के 2 संतान थे, एक लड़का और एक लड़की का विवाह डॉक्टर साहब ने कर दिया था। लड़का अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। उसका नाम था कैलाश। कैलाश को सांप पालने, खिलाने और नाचाने का शौक था। आज कैलाश की 20वीं सालगिरह समारोह डॉक्टर चड्डा मना रहे थे। इस समारोह में कैलाश के सहपाठी और खास मित्र बुलाए गए थे, जिसमें मृणालिनी भी थी। मृणालिनी
कैलाश से प्यार करती थी। मृणालिनी आज जिद पर बैठी कि वह सांप देखेगी। कैलाश इस भीड़ में सांप को नहीं निकालने का बहाना करता रहा, पर मृणालिनी की जिद के आगे झुक ही पड़ा। वह मृणालिनी और अन्य मित्रों को लेकर सांप के रखने की जगह पर गया और बीन बजाने लगा। वह एक एक सांप निकालता और उसके करतब दिखाता। उन्होंने अपने गले में डाल लेता तथा फिर बीन बजाकर उन्हें नचाता। एक मित्र ने व्यंग किया, इन सांपों के दांत नहीं होंगे, अन्यथा ये अभी तक काट लिए होते। कैलाश ने हंसकर कहा, दांत तोड़ना तो मदारियों का काम है, इनके दांत सही सलामत है। कहो तो दिखाऊं दूं? इनके काटने की कोई दवा नहीं है, वह अत्यंत जहरीला है। कैलाश को जोश आ गया। उसने उस सांप की गर्दन दबाई और मुंह खोलकर उसके दांत सबको दिखा दिए। सांप को उसके पालने वालों का आज का व्यवहार ठीक नहीं लगा, क्योंकि सांप क्षण भर में क्रोध से पागल हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन ढीली कर दी। सांप ने आत्मरक्षा में अपने फन फैला दिए और कैलाश की उंगली में अपनी दांत गरा दिया। कैलाश की उंगली से खून टपकने लगा। सांप छूटते ही वहां से भाग निकला। कैलाश ने उंगली दबा ली। एक जड़ी पीसकर लगाई गई, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कैलाश की आंखें झपकने लगी और होठों पर नीलापन दौड़ने लगा। कैलाश की हालत खराब होती गई। मेहमान कमरे में इकट्ठा हो गए। एक सपेरे को बुलाया गया जो विष झाड़ने का काम करता था। वह आया, पर कैलाश की सूरत देखकर बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था सो हो गया। घर में कोहराम मच गया। सभी लोग रोने लगे। शहर से कुछ दूर एक झोपड़ी में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। घर में एक चारपाई थी और न कोई बिछौना। एक छोटी सी ढिबरी ताक पर जल रही थी। किसी ने द्वार पर आकर आवाज दी, भगत भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ खोलो। भगत ने दरवाजा खोल दिया। एक आदमी अंदर आकर बोला, कुछ सुना है? डॉक्टर चड्डा के लड़के को सांप काट लिया। तुम चले जाओ, आदमी बन जाओ, खूब पैसा मिलेगा। बूढ़े ना इनकार करते हुए कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला से मरे मेरा लड़का अंतिम सांसें गिन रहा था। मैं बेटा को लेकर उन्हीं के पास गया था। मैं पैरों पर गिरा पड़ा कि एक नज़र देख लीजिए, मगर उसने सीधे मुंह बात तक नहीं की। अब पता चलेगा कि बेटे का गम क्या होता है। उन्हें तनिक भी दया नहीं आई थी। भगत अपनी बातों पर अटल रहा और वह आदमी लौट आया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए और चिलम पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए, जाड़े में कौन जाएगा? अरे दोपहर ही होती तो भी मैं नहीं जाता। सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी नहीं जाता। भूला थोड़े ही हूँ, मेरे बेटे को निर्दयी ने एक नज़र देखा न था। बूढ़े ने कहा, बूढ़े के जीवन में यह पहला अवसर था कि सांप काटने की खबर पाकर भी वह नहीं गया। मौसम कैसा भी हो, लेकिन लेन देन का विचार कभी मन में नहीं आया। बुढ़िया सो गई। बूढ़े का मन भारी हो रहा था। असल बात कि उसने जब भी किसी सांप के काटने की सुनता था तो वह जाकर झाड़ने लगता था, और इस परिस्थिति में वह नहीं जाता है। उसके मन को चैन नहीं आ रहा था। उसने अपने लकड़ी
उठाई और धीरे से किवाड़ खोली। बुढ़िया की नींद टूट गई। पूछा, कहाँ जाते हो? बूढ़े ने बहाना कर दिया, देख रहा था कि कितनी रात है। बुढ़िया ने कहा, अभी बहुत रात है, सो जाओ, नींद नहीं आती। बूढ़े ने उत्तर दिया, नींद काहे को आएगी, मन तो चड्ढा के घर लगा हुआ है। बुढ़िया ने व्यंग वान छोड़े, चड्ढा ने हमारे साथ कौन सी नेकी कर दी जो वहां जाओगे? बूढ़े ने कहा। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने धीरे से किवाड़ खोला ताकि बुढ़िया न जाग जाए। उनके पैर अपने आप आगे बढ़ गए। वह लपका चला जा रहा था। उसके मन में उसे कई बार पीछे खींचा, पर उसका अंतर्मन उसे आगे बढ़ने के लिए धकेल रहा था। इतने में दो आदमी आते दिखाई देते हैं। वे आपस में बातें करते चले जा रहे हैं। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया, वही तो एक लड़का था। भगत के कानों में ये शब्द पड़े और उसकी चाल तेज हो गई। अपनी उम्र में इतना तेज वह कभी नहीं चला था। चड्ढा साहब का घर बूढ़ा पहुंच जाता है। रात के 2 बज चुके थे। मेहमान सांत्वना देकर विदा हो गए थे। भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी, डॉक्टर साहब बाहर गए। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। कमर झुकी थी, पोपला मुंह भवे तक सफ़ेद हो गया था, लकड़ी के सहारे कांप रहा था। बूढ़ा ने कहा, भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए। चड्ढा ने कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए हैं। जो कुछ होना था सो हो चुका है। बहुत तेरे झाड़ने फूकने वाले देखकर चले गए। डॉक्टर चड्ढा भगत को अंदर ले गए। उसने कैलाश की हालत 1 मिनट तक देखी, फिर मुस्कुराकर कहा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, आप पानी का इंतजाम करवाएं। लोगों ने कैलाश को नहलाना शुरू किया और बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ता जाता। मंत्र की समाप्ति पर एक जरी कैलाश को सुंघा देता। इस क्रम सुबह तक चलता रहा। सुबह होते होते कैलाश ने लाल लाल आंखें खोली, अंगड़ाई ली और पीने को पानी मांगा। भगत का काम पूरा हो चुका था। वह घर की तरफ भागा। भगत बुढ़िया के जागने से पहले अपने घर पहुंच जाना चाहता था। यहाँ चारों तरफ भगत की खोज होने लगी। जब सब चले गए तो डॉक्टर ने अपनी पत्नी से कहा, बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चीलम तंबाकू का भी हकदार नहीं हुआ। पत्नी नारायणी ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूं। चड्ढा ने कहा, रात को तो मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ होने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। वह मरीज इसका बेटा था। मैं खेलने के लिए जा रहा था। मैंने मरीज को देखने से इनकार कर दिया। आज मुझे जितनी गलानी हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता हूँ। अब उसे खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध का क्षमा मांगूंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिया और दिखाया है जो अब से जीवंत मेरे सामने रहेगा। उसने जो आशाएं हैं वो उसके अनुरूप काम करता था। यह वीडियो न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से आप देख रहे थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।